नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान ड्रोन हमले में देश के एक अलवनीकरण संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। ये मामला 9 दिनों से जारी संघर्ष के दौरान किसी अरब देश के अलवनीकरण संयंत्र पर ईरान का पहला निशाना है। संयंत्र की क्षति से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच ईरान के तेल डिपो पर हुए इजरायली हमलों में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तेहरान और अलबोर्ज प्रांत में इन हमलों के दौरान 4 टैंकर ड्राइवरों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं से तेल और ऊर्जा आपूर्ति पर भी दबाव बढ़ा है। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में भी जारी संघर्ष में स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहां हिंसक झड़पों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देश का पालन करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता और नागरिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थिति पर नजर बनाए हुए और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। वहीं रायसेन जिले में ऐतिहासिक किले के तोप चलाने और ईरान के समर्थन में नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। कोतवाली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना रमजान के दौरान रोजा खोलने की सूचना देने के समय की बताई जा रही है। वीडियो में कुछ युवकों को नारे लगाते हुए और तोप चलाते हुए देखा गया है। हिंदू संगठन अपना रायसेन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिससे कहा गया कि इससे आर्थिक भावनाएं आहत हुई है और शहर में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है और शाबाद कुरैशी, यूसुफ शेख, वसीम मोहम्मद उर्फ सलमान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश भी चल रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने मामले पर संज्ञान लिया है और चेतावनी दी है कि ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने और अवैध हथियार चलाने की कार्रवाई गंभीर है। रायसेन तहसीलदार भारत मांड्रे ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। पूरा देश टीम की जीत की दुआ कर रहा है। फैंस को उम्मीद है कि भारत पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर विश्व चैंपियन बनेगा। मैच रोमांच और बेहद नजदीकी होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के प्रसिद्ध फौलादी सट्टा बाजार में भी इस फाइनल में को लेकर भारी सट्टा लगा हुआ है। जानकारों के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड की जीत की संभावना में बस 10% का अंतर है। भारत पर 100 रुपये सट्टे पर 120-125 रुपये मिल रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड पर 130-135 रुपये। सट्टा सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि टॉस, कुल रन, पावर प्ले और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी लग रहा है। फौलादी सट्टा बाजार के अनुसार 55% सट्टोरियों ने भारत पर दावा लगाया और 45% न्यूजीलैंड पर। भारत के टॉस जीतने पर पहले बैटिंग में 175-180 रन बनाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर हत्या मामले में दिल्ली नगर निगम ने आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति के खिलाफ की गई है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। जांच अभी भी जारी है और पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने और साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में अपराध में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी की ये बुलडोजर कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब अपराध से जुड़े लोगों की संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को कार्रवाई की जानकारी दी गई और सुरक्षित तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती गई। और इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरोपियों के घर पे बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है यहाँ पे, और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बाद से कई तरह के सवाल यहाँ खड़े हो रहे थे और लगातार इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अब उसी का असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है
और 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ लगातार देखने को मिल रहा है कि पुलिस हर पहलू पर इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब तक फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें मुख्य आरोपी के घर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी इस पूरे मामले में होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये कार्रवाई आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति के खिलाफ की गई है और अब तक पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि 7 आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। जांच अब भी जारी है। पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने के साथ साथ और भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस मामले में अपराध में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी तरह से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और एमसीडी की ये बुलडोजर कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब अपराध से जुड़े लोगों की संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। यानी कि जितने भी आरोपी हैं उनकी संपत्तियों के खिलाफ यहाँ पर वो किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और आगे भी इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। जी, यहाँ पे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी आरोपियों को क्या लगता है, मुख्य आरोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है, तो क्या ये 7 आरोपियों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होती रहेगी? देखिए स्तुति, इस वक्त अभी कुछ भी कह पाना पूरी तरह से मुनासिब नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें पुलिस और भी संदिग्धों की पहचान में यहाँ पर जुटी हुई है। लगातार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी इसमें इस पूरे प्रकरण में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि अभी 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से एक मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बाकी के जो 6 आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 6 आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। तो पुलिस लगातार और भी कुछ संदिग्ध हैं जिनकी पहचान के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है, साक्ष्य जुटा रही है। जो जिस भी तरीके की सुराग पुलिस के हाथ लगेंगे उससे जुड़ी हुई जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो पुलिस करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। यहाँ पे मुख्य आरोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है और मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आगे भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हनुमानगढ़ के दीपलाना गांव में महिला दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल देखने को मिली है। नरेंद्र पारिक की बेटी डॉक्टर प्रसून निशु पारिक की बिदोरी बेटों की तरह धूमधाम से घोड़ी पर निकाली गई। इस योजना को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का प्रतीक माना जा रहा है। पारिक परिवार में पीएचडी शिक्षित डॉक्टर प्रसून निशु की बिंदोरी उनके बड़े पापा वैद राम स्वरूप पारिक ने आयोजित की थी। उन्होंने इस विवाह समारोह को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनाने का निर्णय लिया है, जिससे आमतौर पर बेटों के लिए निकाली जाने वाली विदोरी बेटों के लिए आयोजित की गई। सजी धजी घोड़ी पर सवार डॉक्टर प्रसून निशु ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साथ नृत्य किया। परिवार की महिलाएं राजस्थानी और फिल्मी गीतों में जमकर नाची और उत्सव का आनंद लिया। ये विदोरी गांव की प्रमुख गलियों से गुजरते समय स्थानीय लोगों ने इसकी पहल की और सराहना की और पारिक परिवार को शुभकामनाएं भी दी। वहीं डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिला विशेष टीम ने बिछड़ी वारा थाना क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर नाकाबंदी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किए। सूचना के अनुसार ये शराब गुजरात भेजने की तैयारी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर डीएसटी प्रभारी मदन लाल के नेतृत्व में टीम ने बरोठी इलाके में निगरानी शुरू की। निगरानी के दौरान एक सफेद इनोवा संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी। जब टीम ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, तस्करों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने पीछा जारी रखा और वाहन बरोठी मार्ग पर छोड़कर तस्कर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेने पर 81 कार्टन और 83 पब्बे अवैध शराब बरामद किए। वाहन और शराब को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस थाना
बिछीवाड़ा में सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अब वाहन नंबर के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब तस्करी का नेटवर्क पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। दिनांक 7/3/26 को थाना जाके एएसआई लालशंकर गश्त के दौरान थे। उसी दौरान श्री मोहनपाल सिंह डीएसटी प्रभारी द्वारा सूचना दी कि एक इनोवा कार GJ1HY 9659 जिसमें अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात तस्करी हेतु ले जा रही है। उक्त सूचना पर लालशंकर एएसआई द्वारा झिंझवा में नाकाबंदी प्रारंभ की। उक्त कार वहां से गुजरी, इसको रोकने का इशारा किया लेकिन चालक ने नहीं रोकी, जिसका पीछा किया तो कार के चालक द्वारा झाड़ियों में गाड़ी डाल दी, जहाँ क्षतिग्रस्त हुई। कार को चेक करने पर अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें गिनती की तो 41 कार्टन विभिन्न ब्रांड की बियर व 40 कार्टन अंग्रेजी शराब। वाहन चालक उसका एक साथी उक्त वाहन छोड़कर भाग गया है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे। वहीं राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड तहसील विराटनगर के गांव में तेबड़ी निवासी और वर्तमान में न्यू लोहा मंडी सीकर रोड जयपुर में रहने वाली दीप्ति शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने परीक्षा में 876वां रैंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र विराटनगर का भी नाम रोशन किया है। दीप्ति वर्मा, जो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन है और माता गृहिणी है, दीप्ति ने अपनी तैयारी दिल्ली में रहकर की है। कठिन मेहनत और समर्पण के साथ ये उपलब्धि हासिल की। दीप्ति वर्मा ने अपनी इस बड़ी सफलता का श्रेय जगत गुरु संत रामपाल के अनमोल ज्ञान और आशीर्वाद को दिया है। उनका सपना अब समाज और देश की सेवा में क्षेत्र में योगदान देने का है। वहीं धौलपुर में लगभग 9 साल पुराने दूध टैंकर लूट मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी रणवीर उर्फ रोहित को दोषी करार करते हुए 10,000 रुपये का अर्ध दंड भी लगाया। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव के कारण बरी कर दिया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि ये घटना 11 अप्रैल 2017 को हुई थी। दूध टैंकर के ड्राइवर राम लखन ने मनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार टवेरा गाड़ी में सवार 5 आरोपियों ने ड्राइवर को रोककर टैंकर लूट लिया और उनको बंधक बना लिया। आरोपियों ने दूध में भरे टैंकर को मनिया थाना क्षेत्र में अपने साथ ले गए। पीड़ित ड्राइवर ने इस मामले में देवेंद्र, रणवीर, अमोवीर, कुलदीप और ऋषि मोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों की कमी के कारण ऋषि मोहन, अमोवीर और कुलदीप को बरी कर दिया गया, जबकि रणवीर को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक अन्य आरोपी देवेंद्र अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा थाना मनिया में 9 वर्ष पुराने प्रकरण में परिवादी रामलखन द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/4/2017 को दूध के टैंकर को लेकर यूपी से आ रहा था। रात्रि के 1 बजे सगतपुरा के पास पीछे से एक टवेरा गाड़ी आई और उन्होंने गाड़ी को मेरे टैंकर के सामने लगा दिया। उसमें से 5 मुलजिम उतरे, जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे टैंकर से खींचकर हाथ पैर बांधकर टवेरा गाड़ी में डालकर ले गए तथा टैंकर को लौटाकर उत्तर प्रदेश की तरफ ले गए। मुझे ले जाकर रशीदपुर गांव थाना अछनेरा के पास पटकर दूध का टैंकर लेकर यूपी की तरफ चले गए, जिसकी सूचना मैंने सुबह होने पर अपने टैंकर मालिक को दी, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान पश्चात 5 मुलजिम देवेंद्र, रणवीर, ओमवीर, कुलदीप, ऋषि मोहन के विरुद्ध चालान पेश किया था, जिसमें विचारण पश्चात न्यायालय श्रीमान द्वारा रणवीर उर्फ रोहित पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी बड़ापुरा PS मनसुखापुरा थाना जिला आगरा उत्तर प्रदेश को धारा 395 IPC में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में ग्राम हंसियावास में किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान मनरेगा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि मनरेगा गरीब मजदूर और जरूरतमंद परिवारों को अपने गांव में ही रोजगार
और सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और गरीब वर्ग को आर्थिक सुरक्षा दी है। कार्यक्रम में ये भी चर्चा हुई कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, जिससे ग्रामीण मजदूर और जरूरतमंद परिवार प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा किसानों को अमेरिका के साथ संभावित कृषि ट्रेड डील के खतरों के बारे में जानकारी दी गई। ये कहा गया कि यदि ये डील बिना किसानों के हितों को ध्यान में रखे हुए लागू हुई तो छोटे और गरीब किसानों की आय पर नकारात्मक असर पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस किसान विरोधी डील का पुरजोर विरोध करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। किसान उपस्थिति होकर डील को वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, अजय सैनी और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं धौलपुर में माहौर क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज का चुनाव संपन्न हुआ, जिसका संचालन कैलाश चंद्र सोनी और के सोनी द्वारा किया गया। अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन समाज की बैठक में सर्वसम्मानित से मोहन वर्मा को पुनः अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने बताया कि स्वर्णकार समाज में परंपरा रही है और अध्यक्ष का चयन आपसी सौहार्द और सर्वसम्मति की किया गया है और इस वर्ष भी ये परंपरा कायम रही है। मोहन वर्मा को माला पहनाकर सम्मानित किया गया और अपने भाषण में मोहन वर्मा ने कहा कि समाज के लोग जो विश्वास जताया है उस पर खड़ा उतरने और हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है, जिसमें समाज के निर्धन बेटियों की सामूहिक विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों का उद्धार, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान और नशे से युवा को दूर रखना भी शामिल है। वहीं जैसलमेर जिले में रामगढ़ में डालिमा सीमेंट कंपनी के प्रस्तावित भूमि आवंटन के खिलाफ ग्रामीणों का धरना लगातार 60वें दिन भी जारी है। ग्रामीण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि भूमि आवंटन में उनके पारंपरिक जीवन, कृषि और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ेगा। धरने में उपस्थित ग्रामीणों ने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं और आपत्तियों से अवगत कराया। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि कंपनी को प्रस्तावित भूमि आवंटन से पहले स्थानीय लोगों की सहमति सुनिश्चित की जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के कारण स्थानीय संसाधनों और परिस्थिति पर असर पड़ेगा। धरने में क्षेत्र के कई वरिष्ठ नागरिक, युवा और किसान भाग ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी मामले पर नजर रखी हुई है और बातचीत के माध्यम से समाधान की कोशिश की जा रही है। वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव बी निवास चास्कू पहुंचे और राजकीय उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी गायत्री राठौर भी उनके साथ मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश वर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग टीम भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव निवास ने अस्पताल के आपातकालीन कक्ष, महिला गार्ड, ओपीडी, जांच प्रयोगशाला और दवा वितरण केंद्र की व्यवस्थाओं की बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए और अधिकारियों को सेवाओं और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम निधि मीणा, अस्पताल पीएमओ डॉक्टर ऋतुराज मीणा और अस्पताल का पूरा स्टाफ सतर्क और सक्रिय दिखाई दिया। अधिकारियों ने मुख्य सचिव को अस्पताल की व्यवस्थाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत के मामले को लेकर प्रशासन और सर्व समाज के बीच तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक में एडीएम अशोक संगवा और सीओ प्रशांत कौशिक ने भाग लिया। वहीं मृतक के परिजन और समाज के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। वार्ता में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिनों के भीतर डॉक्टर राजेश गौड़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजन और समाज ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग दोहराई है। बताया गया है कि 25 फरवरी को महिला को प्रसव के लिए नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी रेफर किया गया। सीएचसी प्रभारी संदीप प्रचार ने कहा कि प्रसूता को ना
ना तो नर्सिंग होम की ओर से और ना ही HCH रेफर करना चाहिए था। वार्ता के बाद शांति बनाए रखने के लिए सर्व समाज ने उपखंड कार्यालय के बाहर 12 मार्च को होने वाले संभावित घेराव की चेतावनी दी है। तो सुदेश कुमारी का जो रेफर कार्ड वाला प्रकरण ये 25 तारीख को घटित हुआ था और उस दिन मैं गंगानगर जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग में गया हुआ था। प्रकरण मेरे संज्ञान में, इसमें श्रीमान सीएमएचओ साहब द्वारा कमेटी का गठन किया गया जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में तथ्यों के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मरीज आपके पास आया था या नहीं आया? मरीज इस अस्पताल में नहीं आया, नहीं कोई इलाज हुआ है? नहीं, यहाँ पर कोई इलाज नहीं। निश्चित तौर पर 26 तारीख से बहन सुदेश कुमारी जिसको शांति नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया, जिसको डॉक्टर राजेश गौड़ के द्वारा मार दिया गया है और पिछले 8 दिनों से परिजन उस पर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, मात्र मर्ग दर्ज हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ADM DSP यहाँ पर आए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारी कमेटी बनाई हुई है, कमेटी जांच करेगी, उसके बाद में मामला दर्ज करेंगे। हमारी मांग है कि इस डॉक्टर पर मामला दर्ज करे, FIR दर्ज करे और इस नर्सिंग होम को बंद करवाने का काम करे। इसमें ये है कि जितनी भी जिसकी लेवल पे भी गलती हुई है, तो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब कि इसमें गलती हुई है कि नहीं। जांच के बाद एग्जैक्टली पता चल जाएगी। उसके बाद में भी मान लो किसी दूसरे की कोई मेजर लैप्सेस है तो रिपोर्ट एक साथ जाती है, एक साथ एक्शन प्रपोज होता है। पार्शल नहीं होता कि पहला पकड़ा गया जिसके खिलाफ कार्रवाई जब दूसरा पकड़ा गया तो उसमें तो फिर मतलब कोई काम नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।